नमस्कार। अंग्रेजी का एक शब्द है, शब्द क्या कहें वाक्य है और वो वाक्य पिछले कुछ वर्षों से मतलब 10-15 वर्षों से ज़्यादा चलने लगा है। वाक्य ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। और हम लोग ये इसको ख़ास तौर से जब से पोस्ट लिबरलाइज़ेशन के बाद धीरे-धीरे ये वाक्य चलना शुरू हुआ और बाद में उसकी रफ़्तार मिली है। लेकिन सवाल ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कैसा चल रहा है? क्या नए-नए कानूनों से चल रहा है और नई-नई बाधाओं से चल रहा है? तो नहीं साहब, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे राजनेता, हमारे नेता इसको कहीं न कहीं पतंगा उसमें लगाने की फेर में रहते हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को किनारे करते हुए और अपने तरीके से उन्होंने कहा नहीं, हम लोग यहाँ पर जो स्थानीय नागरिक हैं, स्थानीय युवा हैं, उनको नौकरी देने के लिए निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण कर रहे हैं। और ये पहले से तैयारी थी और पिछले साल इस पे काफ़ी कुछ काम हो चुका था, बहस हो चुकी थी और अब तो राज्यपाल के पास उन्होंने भेजा और राज्यपाल ने उसकी अनुमति भी कर दी। लेकिन अब ये बड़ा सवाल होता है कि क्या ये अनुमति ठीक है? क्या ये अनुमति जायज़ है? क्या ये अनुमति संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत है? क्या इससे फ़र्क पड़ेगा या ये सिर्फ़ एक चुनावी जुमला ज़्यादा नज़र आता है? और ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि हरियाणा एक अकेला राज्य ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश ने भी इसको इस तरीके से कुछ आरक्षण की कवायद की थी, लेकिन वहाँ वो बहुत ज़्यादा अभी मामला कोर्ट में वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि हरियाणा में ये नियम कानून अगर लागू होंगे, तो क्या सचमुच उससे जॉब आएँगे या जॉब छितरेंगे? या ये कि फैक्ट्री रुकेंगी या ऑफ़िसेज़ बाहर शिफ्ट होंगे? और उस सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि वो ये है कि यहाँ से कितने कितने फ़ीसदी कैसे संभव होगा? क्या वहाँ के लोग जो काम आसानी से जो मज़दूर आसानी से उनको सस्ते-मद्दे मिल जाते थे फैक्ट्रियों को, वो वहाँ रह पाएँगी? क्या मारुति भी वहाँ रहेगी, नहीं रहेगी? नई नौकरियों पे सवाल है, पुरानी पे नहीं सवाल है ये, लेकिन नई नौकरियाँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इस पूरे मामले पर हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील और कई मामलों में अपनी बड़ी बेबाक राय रखने वाले विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत आभार आपका विराग जी कि आपने इतना समय निकाला और ख़ास तौर से अपनी दिनचर्या को तोड़ते हुए आभार आपका। तो आपने ये देखा सुना होगा कि हरियाणा में ये सब हुआ है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण कर दिया गया है। तो ये संभव कितना है और क्या इसकी ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदी में एक मुहावरा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी। तो सरकारें जो हैं, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने 2 नारे दिए थे। एक दिया कि हम बहुत बड़े पैमाने पे विकास करके रोजगार बढ़ाएंगे और दूसरा नारा दिया एक देश एक भारत, एक देश एक कानून, एक देश के भीतर सारी चीजें एकता की बातें की गई। तो ये जो हरियाणा में रिजर्वेशन की बात है, इससे दोनों जो उनके घोषणा पत्र की बातें हैं, जो विजन की बातें हैं सत्तारूढ़ दल की, वो दोनों खंडित होती हैं कि जब रोजगार देने में असफल हो गए तो उसका ठीकरा इस आप एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। उस ऑब्जेक्टिव से ऐसा लगता है कि दूसरे प्रदेशों के आए हुए सस्ते मजदूरों की वजह से, अकुशल लोगों की वजह से हरियाणा के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो बजाय अपना रोजगार बढ़ाने के दूसरों को दोष दें, तो कल के दिन ऐसा ही दोष हम बांग्लादेशियों को देते हैं या अमेरिका में ऐसा ही दोष भारतवासियों को देते हैं। दूसरी बात आती है कि संवैधानिक बिंदु पे अगर देखें तो हर चीज में एक देश एक कानून होता है, लेकिन जो ये रोजगार का मसला है, जो रिजर्वेशन का मसला है, यह तो पूरी की पूरी तरीके से संसद के कार्यक्षेत्र में आता है, चाहे संविधान के अनुच्छेद 14 हो, चाहे अनुच्छेद 16 हो या संविधान का अनुच्छेद 19 हो। इन सारे संवैधानिक अनुच्छेदों का घोर उल्लंघन हो रहा है। यह जो कानून है यह अनैतिक है और असंवैधानिक है।
भारत की संघीय संरचना के विरुद्ध है और नागरिकों के विरुद्ध है। नहीं, ये तो आपने बहुत स्पष्ट कहा कि ये असंवैधानिक है। तो क्या सचमुच ये हरियाणा में उनकी राजनीतिक मजबूरी है? क्यों? क्योंकि खास तौर से इसलिए राजनीतिक मजबूरी मानी जा सकती है कि पिछली बार चुनावों के वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 90% लोगों को हम रोजगार देंगे, और उनके जो सहायक और मित्र हैं दुष्यंत चौटाला जी और उनकी पार्टी जो जननायक पार्टी है, उसने भी ये वायदा किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्पमत में फंसी भाजपा सरकार पर जननायक पार्टी का दबाव ज्यादा रहा और इस वजह से मनोहर नायक खट्टर की सरकार ने ये फैसला लिया। वो ये भी जानते ही होंगे कि ये फैसला कहीं रुकने वाला नहीं है, तो शायद कानून में रुकेगा नहीं, तो वोटरों को खुश करने की कवायद में तो नहीं है। देखिए, जो हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें, राजस्थान का उदाहरण लें या देश के दूसरे राज्यों का उदाहरण लें, चुनाव के पहले वोटरों को खुश करने के लिए राजनेता ऐसे दांव चलते हैं और उन्हें पता रहता है कि वो चाहे मराठा आरक्षण का मामला हो या सन ऑफ द सॉयल आरक्षण का मामला हो, और उन्हें पता रहता है कि संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है, फिर भी वो इसको इसलिए ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हम जनता को बोलेंगे देखिए हमने अपना काम कर दिया लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। पर उन्हें ये नहीं पता कि इस तरीके से असंवैधानिक काम करके वो रूल ऑफ लॉ को ठेस पहुंचाते हैं। जितने भी नेता, मंत्री, सांसद, एमएलए जो लोग भी बनते हैं, आप देखिए वो क्या शपथ लेते हैं। वो शपथ लेते हैं कि मैं धर्म, क्षेत्र, जाति, परिवार, इन सारी चीजों से परे होकर कानून के दायरे में अपना काम करूंगा। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है इसमें क्या है, ये तो तुष्टीकरण इसको देखा जाए ना, क्षेत्रवाद का कार्ड खेला जा रहा है। और भारत राज्यों का जो एक संघ है, वहां पर राज्यों का गठन और राज्यों का समापन दोनों संसद द्वारा किया जा सकता है। अमेरिका की तरह यहाँ पर दो नागरिकताएं नहीं है, राज्यों की नागरिकताएं नहीं है, केंद्र की नागरिकता नहीं, एक नागरिकता है। तो आप कैसे दूसरे राज्य के लोगों के ऊपर बंदिशें लगा सकते हैं? आपके पास अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है? अगर हम संविधान की संरचना को देखें, संविधान में दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात यह साफ है कि देश में सभी लोग बराबर हैं, और दूसरा, देश में सभी लोगों को व्यवसाय की और एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाने की आजादी है। इस कानून से दोनों उल्लंघन हो रहे हैं। ये दोनों उल्लंघन है आर्टिकल 14 जिसमें समानता की बात है और आर्टिकल 19 जिसमें स्वतंत्रता की बात है। अब आते हैं रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन के लिए संविधान में अनुच्छेद 16 में अलग तरीके के एक्सेप्शंस दिए गए, और रिजर्वेशन अभी तक दो जगहों पे हैं, एक शैक्षणिक संस्थाओं में है और दूसरा लोकसभा विधानसभाओं में है और तीसरा रोजगार में है। और वो जो रिजर्वेशन दिए गए हैं वो दिए गए हैं पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। इसीलिए आप देखें कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, माइनॉरिटीज को नहीं दिया जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर रिजर्वेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और दूसरे नंबर पर इंदिरा साहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 100% अगर मामले हैं तो उसमें 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, क्योंकि उससे ऊपर आरक्षण करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर ये सारी बाधाएं पार कर भी ली गई तो प्रश्न ये आता है कि निजी क्षेत्र में आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? आपका निजी क्षेत्र के ऊपर क्या अधिकार है? आप निजी क्षेत्र के ऊपर लोकस क्या बनता है? अगर निजी क्षेत्र गवर्नमेंट एडेड नहीं है तो निजी क्षेत्र को आप आरक्षण के दायरे में ला कैसे सकते हैं? तो ये चुनावी वोट बैंक की दृष्टि से उनके लिए सहूलियत वाली बात हो सकती है, पर देश का शासन तो कानून के अनुसार चलेगा, न कि नेताओं की मनमर्जी से। तो ये मैं मानता हूं कि बड़ी गलत मिसाल है, और यह गलत मिसाल सत्तारूढ़ दल द्वारा दी जा रही है, और इसका देश के दूसरे राज्यों में बड़ी खतरनाक किस्म की एक उसका चेन रिएक्शन होगा। बहुत साल पहले महाराष्ट्र में शिवसेना ने दूसरे राज्य के लोगों के खिलाफ हिंसक आंदोलन चालू किए थे, और इससे जो राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र की एकता, अखंडता है, ये सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है। फिर युवाओं के अंदर गुस्सा पैदा किया जाएगा कि देखो तुम्हारे रोजगार पे दूसरे राज्य के लोग अधिकार बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, एक देश की बात कर रहे हैं, सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सब कुछ इस कानून से खंडित हो रहा है। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि राज्य की अखंडता
देश की अखंडता की बात हम जब करते हैं तो इस तरीके की घटना कार्रवाई उसको खंडित करती है। और राज्य सरकारें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह रखा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और हम अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो भी हम देख लेंगे कि जब भी जातियों के आधार पर आरक्षण की बात की जाती है, तो उसमें बाधा 50% की आती रही है, चाहे वो अभी हाल में हुए जाट आंदोलन को ले लीजिए, जिसकी वजह से वो मांग रहे थे, वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसी शायद एक वजह से। और जब ये ऐसा नहीं कि राजनेता ये जानते नहीं है, राजनेता जानते हैं, लेकिन वो एक तरीके से अपनी गलती रियो के शर्माते। एक फ़िल्म आई थी, हाँ, मुझे अच्छा याद आया, ब्लेम इट ऑन रियो, आपने शायद पता नहीं देखी हो, नहीं देखी हो, 35-40 साल पहले आई थी। तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था, अपनी गलती रियो के शर्माते। तो ब्लेम इट ऑन रियो की तरीके से सरकारों ने अपनी गलती जो है वो अब अपना प्राइवेट क्षेत्रों के पर थोप दी है, जो कि मौलिक उल्लंघन है और ये संभव नहीं होगा। और खास तौर से तब जब स्किल सिखाना राज्य सरकारों का काम है, तो ये वो प्राइवेट प्लेयर्स पे कैसे रख देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक तो पहली बात तो उसमें एक कानून में बड़ा अच्छा सा पेच उन्होंने कर दिया कि आप अपने पुराने नागरिकों एम्प्लॉइज को निकालेंगे नहीं। तो यानी कि ठीक है, भर्ती कम होंगी और क्या होगा, और जहाँ भर्ती होने की संभावना ज़्यादा होगी वो अपना आगे-पीछे कर लेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट हैं, इससे क्या लगता है कि सिर्फ भ्रम फैलेगा या इसको चुनौती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून को इस जो अध्यादेश लाया करके काम किया गया है, और अध्यादेश क्या बल्कि अब तो राज्यपाल ने भी वो दे दी उसकी अनुमति। तो क्या उसको जल्दी ही केंद्र में चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, और ये वहां पर कितना ठहरने की संभावना है? क्यों? क्योंकि खासतौर से आंध्र प्रदेश का भी एक मामला लटका हुआ है। देखिए, ये किसी भी हालत में कानून की चुनौतियों का पालन जो वो है, चुनौतियों को नहीं फेस कर पाएगा, और ये कानून स्टे होना ही है, और इस कानून को स्टे होना ही चाहिए। आज़ाद भारत में मैं मानता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कानून शायद ही कम बने होंगे। अब आते हैं, देखिए पैराडॉक्स, देखिए कितने तरह के पैराडॉक्स हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री बोलती हैं कि निजी क्षेत्र को जीडीपी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, हम एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ और अपनी जो पीएसयूज हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए व्यापार में, बिजनेस में। और फिर आप जो प्राइवेट सेक्टर है, तो जो 91 में लिबरलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी, लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी, तो इस कानून से तो वो पूरा लिबरलाइजेशन रिवर्स हो गया। ये तो पूरा इंस्पेक्टर राज बढ़ाएगा। इस कानून का पालन हो या नहीं हो, रोजगार बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन इस कानून से 3 चीजें बढ़ने वाली हैं। पहले नंबर पर इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तीसरे नंबर पर हरियाणा से इंडस्ट्रीज का और उद्योगों का और जो कंपनियों का पलायन शुरू होगा, या फिर वो लोग कानून में कुछ सुरंग निकालेंगे। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जैसे कंपनियां हैं, तो कंपनियां कंपनीज एक्ट के तहत, केंद्रीय कानून के तहत रजिस्टर होती हैं। तो अब अगर कोई कंपनी हरियाणा से बाहर रजिस्टर्ड है और हरियाणा में उसका अपना ऑफिस है और 10 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर काम करते हैं, तो उस पर वो कानून कैसे लागू होगा? उसके बाद उसका क्या सिस्टम चालू होगा कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखना चालू कर देंगे, लोग कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से रखना शुरू कर देंगे। जो नई डिजिटल इकोनॉमी है वो वैसे भी आप देखिए कि अमेजन है, ओला है, उबर हैं, ये जितनी कंपनियां हैं इतने बड़े पैमाने पर आमदनी कर रही हैं, इतने बड़े पैमाने पर रोजगार का वायदा कर रही हैं। अगर आप इनकी देखिए, इनकी एम्प्लॉइज की लिस्ट देखिए, तो मुश्किल से किसी में 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग रहते हैं। तो बाकी सारे लोग तो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रहते हैं, वो अलग तरह से एग्रीगेटर का अलग मॉडल है। तो निजी क्षेत्र में इन कानूनों को लागू कैसे किया जाएगा? और निजी क्षेत्र अगर लागू नहीं करेगा तो उसमें जो भर्तियों में जो मनमर्जी चालू होगी, जो इंस्पेक्टर राज चालू होगा, और उससे जो हैरेसमेंट बढ़ेगा, मैं मानता हूं कि वो बहुत ही, देखिए एक एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, तो एनसीआर के भीतर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, सारी चीजें हम इकाई करते हैं।
अब अगर एक कंपनी का ऑफिस गुड़गांव में है तो उसके ऊपर 50 तरीके की मुसीबतें हैं, दिल्ली में उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। डोमिसाइल आप कैसे डिसाइड करेंगे? एक हरियाणा का आदमी बाहर रहता है, वो डोमिसाइल मानता है, दूसरा आदमी हरियाणा में शुरू से रह रहा है लेकिन उसको डोमिसाइल की आप संज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अलग अलग किस्म के सर्टिफिकेशन, अलग अलग किस्म के कंप्लाइंसेज, अलग अलग किस्म के रजिस्ट्रेशन, अलग अलग किस्म के मंथली रिपोर्ट, ये सारी चीजें लोगों के निजी क्षेत्र के कार्य प्रणाली को दूभर करेंगी, उनकी एफिशिएंसी को घटाएंगी, और इससे मुझे लग रहा है कि जो रोजगार बढ़ने की बजाय कम होंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है मुझे लग रहा है वो उसमें ये है इंस्पेक्टर राज का आना। और इंस्पेक्टर राज एक तरफ तो कहीं किनारे किया जा रहा है और दूसरी तरफ अब जब आप ये आपको बताना मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा कि 50,000 से कम की नौकरियों वाले जितने लोग हैं उनकी आप लिस्ट हर महीने दीजिए। उसके बाद में अगर आप कहीं रखते हैं तो फिर आप उसको जो जो श्रम रोजगार कार्यालय से के अफसर हैं उनसे उसको समझिए और हर महीने वहाँ जाकर के पूंजी चढ़ाइए या अपना सरदर्द बढ़ाइए। एक एम्प्लॉई आपके लिए सिर्फ यही काम करता रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अभी आपको याद होगा जैसे ओटीटी को लेकर के सरकार ने जब कानून बनाए थे तो भी उसी तरीके का बंधन था, जिसमें ये था कि शिकायत होगी और शिकायत होने के बाद 24 घंटे में उसको आपको हल करना होगा, उसको हटाना होगा और फिर उसके बाद में बहुत सारी तो उसमें एक रोज मतलब एक खामखा के लिए आदमी एक और आपको नियुक्त करना होगा। तो ये एक नया परसेप्शन है जिसकी शुरुआत मैंने शुरू में की थी कि क्या ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को कितना नुकसान पहुँचाएगा तो कितना नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, देखिए मैं इसको तो इस तरीके से देखता हूँ कि जो कई साल पहले बम्बई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है और थी, और उसमें जब वहाँ पर शिवसेना का जब वहाँ पर दबदबा बढ़ा तो उन्होंने वहाँ के यंगस्टर्स जो बेरोजगार युवा थे तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बताया कि भाई तुम्हारी दुर्दशा के जिम्मेदार साउथ इंडियन हैं, गुजराती हैं, और उसके बाद फिर बोला यूपी बिहार वाले लोग हैं जो लोग कि तुम्हारे रोजगार को खा रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने राजनीतिक सत्ता वहां पर हासिल की। लेकिन उसके जो सेंटिमेंट्स में कितने प्रभाव पड़े, कितने बड़े लेवल पे जो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सारी चीजें जो गड़बड़ हुई। इसी तरीके से हरियाणा भारत का एक छोटा विकसित राज्य है और यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण साधने के लिए जो ये कानून बनाया जा रहा है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को। आप देखिए कि हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, एफडीआई पे नॉन कंप्लाइंसेस हैं, हम मॉरिशस रूट से विदेशों से पैसा आ रहा है उसका कोई केवाईसी नहीं करते, सारी चीजें नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि अगर उनको विदेशी जो कंपनियां हैं उन पर अगर आप एक भी कुछ कानून लागू करते हैं तो सेंटिमेंट्स कहा जाता है कि खराब हो गए हैं। अल्टीमेटली रोजगार बढ़ कहाँ रहे हैं? वो रोजगार बढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, आईटी कंपनियों में। 25% रोजगार तो हरियाणा में सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। तो वो मार्केट फोर्सेस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो भारत का नागरिक है उसको रोजगार की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कार्य के लिए नहीं आने देंगे हम। फिर ये जो अभी कृषि कानून ला रहे हैं, क्या है कृषि कानून? हम बोल रहे हैं कि पूरे भारत को हम एक मंडी बना रहे हैं, पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी जगह पे आप कृषि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप खरीद बेच सकते हैं। तो अगर हम खेती किसानी के कानूनों को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो फिर इस तरह के बिगटे ये जो बाल्कनाइजेशन है, इस बाल्कनाइजेशन को हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? एक और गंभीर बात यह है कि इसको पहले अध्यादेश के माध्यम से लाने की कोशिश की गई थी, और जब अध्यादेश आया था उस समय गवर्नर ने बोला था कि इसको केंद्र सरकार के पास अनुमति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। तो प्रश्न ये है कि जो कानून अध्यादेश के माध्यम से राज्य द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, उसे अब विधानसभा की मंजूरी के बाद कैसे लागू किया जाएगा? इस विषय पे तो राज्य को कानून बनाने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये वायड एब इनिशियो है, ये शुरू से ही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और इस पर मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को कड़ा रुख अपना करके, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अन्य राज्यों में भी, विकसित राज्यों में यह परंपरा शुरू होगी जो देश के लिए अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस पे कितनी करेगी नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च अदालत जरूर करेगी, क्योंकि कोई भी आजकल दिक्कत क्या है हम सबकी और सरकारों की भी दिक्कत यही है कि वो कोई अलोकप्रिय कदम, आप बात बहुत बड़ी-बड़ी करेंगे और
लेकिन अलोकप्रिय कदम आप इसलिए नहीं रखना चाहते हैं ताकि आपका वोट बैंक ना खिसके। मैं इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करता हूँ कि कृषि कानून आज अगर लाए गए तो इसलिए लाए गए क्योंकि अभी 3.5 साल का समय बचा हुआ था ताकि उसमें कोई बाधा ना होने पाए। लेकिन वो भी एक तरीके से उल्टा पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार अभी कोई चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगी जिससे उसको उसकी लोकप्रियता खतरे में आए। तो ये काम शायद अब फिर हमेशा की तरीके से हर बार की तरीके से कोर्ट के मत्थे मढ़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल निकालेगी। खैर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देखिए इसमें 2 बातें और बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कुछ दिनों पहले उन्होंने टिप्पणी की थी कि हम लोगों के ऊपर बेवजह के मामलों का बहुत ज्यादा दबाव है और उसमें कंटेम्प्ट मैटर वाली बात चल रही थी और सरकारी मुकदमे बड़े पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के वक्त को खराब करते हैं और जब राज्य सरकार एक सुविचारित तरीके से इस तरीके के गंदे कानून को पारित करती है तो उससे अदालतों का वक्त खराब होता है, उससे वहां के इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स खराब होते हैं और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सिर्फ ऐसे कानूनों को स्टे ही नहीं किया जाए, ऐसे गलत कानून बनाने वाले लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाए जिससे कि सरकार विधानसभाएं अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करे। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही कदम उठाए और खास तौर से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई कदम ऐसे उठाए भी हैं कि जब विभिन्न याचिकाओं में उसने याचिकाकर्ता पर दंडित किया है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अब यही काम उसको शायद हम तो राय रख सकते हैं लेकिन निर्देशित या अपने तरीके से बता नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में भी विचार कर सकती है कि राज्य सरकारों को भी फालतू की नियम कानून बनाने से रोकने के लिए उनको दंडित करे, उन पर सजा का प्रावधान हो, तभी शायद कुछ डर रहेगा, नियम कानून का डर बना रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है देश को चलाने के लिए, देश की अखंडता के लिए, अक्षुण्णता के लिए ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो महाराष्ट्र ऐसी घटनाएं जो लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी वो किसी राज्य में कभी भी हो सकती है। बहुत बहुत आभार कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना समय निकाला। शुक्रिया।